गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 31 अगस्त 2020 की वर्कशीट को। तो बेटा, ये जो 31 अगस्त 2020 की वर्कशीट है, ये आपकी आज की पहली वर्कशीट गणित की है। ये 9th क्लास का वीडियो है, हिंदी मीडियम का। ऊपर अपना नाम और टीचर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो वो कहते हैं आवश्यक पूर्व ज्ञान। आवश्यक पूर्व ज्ञान का मतलब है कि कौन सी बात आपको पता होनी चाहिए। भाई, हमेशा ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो आपको ऐसी कौन सी बातें पता होनी चाहिए। पहले वो कहते हैं एक रेखा के दो बराबर भागों और एक रेखा के लंब का पाना, कि एक रेखा के दो बराबर भाग और रेखा पर लंब की पहचान क्या होती है। हम त्रिभुज एबीसी में रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें एक रचना कर रहे हैं। भुजा बीसी के मध्य डी बिंदु को प्राप्त किया, तो इस भुजा के बिल्कुल बीचों बीच हमने डी बिंदु बनाया, ये डी बिंदु आ गया। शीर्ष ए के मध्य बिंदु से डी को मिलाया और इस ए बिंदु को डी बिंदु तक खींच के चित्र बना लिया, तो प्राप्त रेखाखंड एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका कहलाती है। तो याद रखिए, जो एडी है ये त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। तो माध्यिका वो रेखा होती है जो त्रिभुज के एक भुजा के मतलब दो भुजाओं के बीच में से उसे खींचा जाता है और वो तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पे काटती है। ऐसा करके ये त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है। ज्योमिति में किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम 3 माध्यिकाएं होती हैं। तो 3 माध्यिकाएं बेटा कैसे बन सकती हैं? एक माध्यिका तो ये बन गई, दूसरी माध्यिका यहाँ से बन जाएगी और तीसरी माध्यिका यहाँ से बनेगी। तो अब वो कहते हैं बूझो तो जाने, तो बूझ लेते हैं। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर भी हो सकती हैं। तो बेटा, अगर माध्यिका जो है वो त्रिभुज के बाहर कैसे हो सकती है? त्रिभुज के बाहर तो वो जा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, अगर त्रिभुज ऐसा भी है तो भी जो मध्य बिंदु होगा वो यहीं होगा। तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो सदैव त्रिभुज के अंदर ही होती है। समझ में? तो बता दें आपको कि त्रिभुज की माध्यिका सदैव त्रिभुज के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। तो बाहर ना होने के लिए मैंने उसे काट दिया। क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? तो अधिकतर क्या होता है बेटा, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और बिल्कुल त्रिभुज का बिल्कुल मध्य बिंदु बन जाता है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो वो बिल्कुल हमारा ओरिजिन बिंदु हो जाता है या वो त्रिभुज का मध्य बिंदु हो जाता है। समझ में? उसी को त्रिभुज का मध्य बिंदु कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। अब प्रयास करो, उन्होंने हमें दे दिया, क्वेश्चन दे दिया और कहा भैया ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको प्रयास करो। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास कर लेते हैं, क्या दिक्कत है प्रयास करने में। तो प्रयास करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं का नाम बताइए। तो बेटा, माध्यिकाओं का नाम बताते हैं। माध्यिका क्या क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका देखें तो क्यू सी, आर ए, ये वाली लाइन क्यू सी हो गया, आर ए हो गया और पी बी, ये तीनों माध्यिकाएं हैं। आगे वो कहता है कि त्रिभुज डी ई एफ की एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यानपूर्वक समझिए। त्रिभुज डी ई एफ लिया, शीर्ष डी से उसके सम्मुख भुजा ई एफ पर एक लंब खींचा, प्राप्त रेखाखंड डी जी त्रिभुज डी ई एफ का शीर्ष लंब कहलाएगा। अब जब हमने सीधी रेखा खींची और ये रेखा ने 90 डिग्री का कोण बनाया, तो इस 90 डिग्री वाले कोण को, समझ में, 90 डिग्री वाले कोण को, इसको हम लंब कहते हैं। अब लंब में और उसमें क्या फ़र्क है, इस बात का एक बहुत ध्यान से समझिए कि लंब का फ़र्क क्या है। लंब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि लंब जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि हमने जो अभी ऊपर पढ़ा था वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। ज्योमिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा उसके शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है, उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो ये त्रिभुज का शीर्ष लंब भी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज की का जो शीर्ष लंब होता है वो कैसा होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब है बूझो तो जाने। क्या त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हैं? 3 बन सकते हैं बेटा, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो माध्यिका और शीर्ष लंब एक बराबर है, एक ही जैसे हैं, पर कई त्रिभुजों में माध्यिका और शीर्ष लंब एक बराबर नहीं होता। समझ में? एक बराबर नहीं होता और इसको लंब बिंदु कहते हैं हम।
त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये भी मध्य बिंदु ही होता है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब आप प्रयास कीजिए। तो प्रयास करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष लंबों का नाम बताइए। तो बेटा शीर्ष लंब इसमें होंगे आर ए, पी बी और क्यू सी। बिल्कुल एकदम सेम ऐसे जैसे हमने किया था वैसे ही सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं। अब अभ्यास का प्रश्न आ गया कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना कीजिए। तो बेटा माध्यिका दिखाते हुए करना है। तो ये रहा आपके सामने चित्र बना हुआ है, त्रिभुज पी क्यू आर माध्यिका वाला चित्र है बिल्कुल। और दूसरा है कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों को दर्शाते हुए त्रिभुज की रचना कीजिए। तो वो ये रहा, एक जैसा डायग्राम बनेगा लंब के लिए भी और शीर्ष लंब के लिए, मतलब शीर्ष लंब के लिए भी और माध्यिका के लिए भी। फर्क कितना होगा कि जो माध्यिका वाला डायग्राम होगा उसमें 90 डिग्री के कोण नहीं होंगे, उसमें ये हिस्से बराबर होंगे, समझ में। और जो शीर्ष लंब वाला त्रिभुज होगा उसमें ये 90 डिग्री के कोण, तीनों के तीनों कोण जो है वो 90 डिग्री के होंगे। तो मुझे लगता है बच्चों सॉल्व आपने कर लिया है, नोट डाउन भी आपने कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट पर। तो अगला प्रश्न जो है, अगली जो वर्कशीट है वो विज्ञान की है, माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियां। जिज्ञासा दीदी कोशिका की विभिन्न जैविक क्रियाएं करने के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है? अब आप भी खाना खाते हैं, मैं भी खाना खाता हूं, हम तो कई बार दिन में 3 बार की जगह 4 और 5 बार भी खा लेते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, सिर्फ खाना ही खा रहे हैं। तो जैसे हम खाना खाने के लिए, खाना से हमें ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही ऊर्जा एक कोशिका को भी चाहिए होती है काम करने के लिए। तो वही पूछा गया कि ज्ञान, यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पिछली बार आपको एटीपी आपने समझी थी, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की अवस्था में ऊर्जा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए उसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित और भीतरी झिल्ली वलित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के एक ऐसा कोशिका अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए यह कुछ जरूरी प्रोटीन स्वयं बना लेता है। तो बेटा क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के लिए बिजली बनाने का काम करता है, मतलब उसके लिए ऊर्जा बनाने का काम करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोशिका का बिजली घर उसको कहा जाता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। अब एक चीज उन्होंने लिखी कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्तर कैसा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है बेटा ऐसे, बाहर से पूरी गोल और अंदर ऐसे झिल्ली नुमा, अंदर की सतह पर ऊर्जा बनती है। तो जितना झिल्ली बनेगी उतना ही ऊर्जा बनेगी। आगे है कि ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानियां बहुत छोटी और अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियां द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फूर्ति देती है। इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि की संरचना भी होती है। रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। एक कोशिका जीवों में यह अपशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो बेटा जब हम रसधानियों की बात करते हैं तो रसधानियां अधिकतर जंतु कोशिकाओं में रसधानियां नहीं होती, समझ में, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, लेकिन पादप कोशिकाओं में होती है। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि रसधानियां पादप कोशिकाओं में बहुत छोटी होती हैं या बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जंतु कोशिकाओं में बहुत सारी होती हैं। उल्टा बोल दिया मैंने कि पादप कोशिकाओं में बहुत सारी, बहुत बड़ी होती है, एक होती है, लेकिन जंतु कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं होती। और
पादप कोशिका में जो राजधानी होती है वो इतनी बड़ी होती है कि अधिकतर कोशिका का 70% वॉल्यूम, 70% हिस्सा वही ले लेती है। अब ये क्या करती है, कोशिका को कठोरता बनाती, कठोरता प्रदान करती है, और साथ ही साथ कोशिका के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें उनको भी संभाल के रखती है अपने अंदर। अगर जैसे आपने पादप कोशिका का चित्र देखा होगा, तो पादप कोशिका का जब आपने चित्र देखा होगा तो उस पादप कोशिका के चित्र के अंदर आपने ऐसे देखा कि एक हिस्सा ऐसे बनाया हुआ था, ये राजधानियाँ थी। उसके अलावा बाकी सारे, ये न्यूक्लियस हो गया, बाकी सभी अंगक इस साइड फंसे हुए हैं साइडों पे। जो मुख्य जगह है, इतनी बड़ी जगह, वो राजधानियाँ घेर लेती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये लिखा आपके सामने कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र, बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं। ये पहला उत्तर है आपका। बहुत छोटा सरल आंसर है, बिल्कुल कंफ्यूजन और टेंशन वाली कोई बात ही नहीं लेनी, क्योंकि आपके सामने आंसर आ गया। कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बेटा वैसे तो बहुत सारे काम है जिसके लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है, बट यहाँ एक काम आपके सामने लिखा है कि एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तो दूसरा उत्तर हो गया। एक बोला था हमने सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में लिख दिया। अब एक पादप है तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की, अगर एक कोशिका है तो एक कोशिका बहुत सी अलग अलग तरीके की रासायनिक अभिक्रियाएं करेगा, तो वो भी आपके सामने आ गया, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि राजधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? राजधानी की झिल्ली का नाम लिखिए। तो अगर आप राजधानी की बात कर रहे हैं तो राजधानी का के बारे में हमने अभी दो मिनट पहले बाकी सब कुछ चीज़ें पढ़ी कि राजधानी क्या होती है और कैसे होती है, तो उसी को आगे समझ लेते हैं। ये लिखा है इसका आंसर कि जंतु कोशिका में राजधानियाँ बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में राजधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्फूर्ति प्रदान करती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस आंसर का। और राजधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर, तीसरा आंसर। कर लीजिए नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है आपने कर लिया है। तो अगला प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बिल्कुल ऊपर लिखा था, पिछली वर्कशीट में भी आपने लिखा था, ये लिखा हुआ है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चौथा प्रश्न है, सिर्फ इतना ही लिखना है, फुल फॉर्म ही लिखनी है, कोई इतनी बड़ी कहानी इसमें करनी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है कि पादप के लिए आवश्यक राजधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों का नाम लिखिए। तो पांचवें प्रश्न का आंसर है बेटा ये रहे, इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचरण भी होता है। यह आपका पांचवा प्रश्न हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके दे रहे हैं आपको कुछ सेकंड का टाइम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगली वर्कशीट देखेंगे कि अगली वर्कशीट किस चीज़ की है। हिंदी की होगी तीसरी वर्कशीट आपकी। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं, 3, 2, 1 कह के मूव कर जाऊँगा। 3, 2, 1। अगली वर्कशीट हिंदी की है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। मुझे याद आ गई थी, मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गवैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है।
वह सचमुच इतना खुला खुला और दिल सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गवैया उसके बारे में, हम दोनों के बारे में हमसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो बेटा अगर आप देखोगे तो ये बहुत भावात्मक है, बहुत इमोशनल है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा था। पहला प्रश्न तो यही उत्तर है कि सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ स्पैरो रखा था। ये पहला उत्तर है। दूसरा है कि लोग लॉरेंस की मौत के बाद उनकी पत्नी से क्या चाहते थे। तो डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोग उसकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो लोग चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके बारे में कुछ लिखे, कुछ अच्छी बातें लिखे, कुछ बताएं लोगों को कि वो क्या थे, कैसे थे। कर लीजिए नोट डाउन 2 प्रश्न, फिर तीसरे की तरफ मूव ऑन करेंगे। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि फ्रीडा ने लोगों की बात का क्या उत्तर दिया, उसने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गवैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वह सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जमा पाना। क्योंकि उनके लिए बेटा जो चीज़ हमने महसूस की हो, फील की हो, उसको शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। आप उस चीज़ को शब्दों में नहीं समझा सकते। यही उनके साथ भी हुआ। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गवैया उससे के बारे में, हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो ये पूरा आपका जो उत्तर है यहाँ से, उसने कहा से लेके और अंत तक, ये आपका तीसरा उत्तर हो गया। तो थोड़ा बड़ा उत्तर है पर कोई बात नहीं, पूरा लिखेंगे हम। साथ ही चौथी गतिविधि भी देख लेते हैं। तो चौथी गतिविधि है कि आपने भी किसी न किसी पक्षी का अवलोकन किया होगा। उस पक्षी के गुण और व्यवहार से संबंधित 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। तो अब हम एक पक्षी के बारे में जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आएंगी। आप जो भी उसके बारे में लिखना चाहें उन पंक्तियों में से आप लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तीसरा प्रश्न आपने अब तक तो नोट डाउन कर ही लिया होगा। बढ़े फिर आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपके चौथे का उत्तर। मैंने गवैया के बारे में बहुत सारी बातें आपके सामने लिखी हैं कि गवैया दिवस जो होता है वो 20 मार्च को विशेष मनाया जाता है, और इसकी सहचरी कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका उपयोग होता है, संकट किस किस चीज़ से इसको है, और चिड़िया के इसके अनेक नाम हैं, अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है, उसको बचाने के क्या तरीके हैं। तो बेटा आप देखिए आपके सामने एक ही झटके में सब कुछ आ गया। कर लीजिए इसको नोट डाउन। मैं कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए कि गवैया क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या काम करती है, सब कुछ इसके अंदर कि कहाँ हमारे साथ साथ सहचरी किस तरीके से है उसकी, संकट किस किस बातों से है उसके, और चिड़िया के इसके अनेक नाम होती हैं अलग अलग जगहों पे। कई जगहों पे इसको चिड़िया कहते हैं, चिड़ी कहते हैं, चेर कहते हैं, पाखी कहते हैं, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में इसको चिमनी भी कहते हैं, तेलुगु में तो इसको पिछुका कहते हैं। तो अलग अलग नाम सब कुछ आपके सामने है। मुझे लगता है आज की वर्कशीट को यहीं एंड करेंगे, इसी एंड स्क्रीन के साथ, गवैया की कहानी के साथ। हम आपसे मिलेंगे कल फिर दोबारा कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।